नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एस्टेट पीआरटी 2022 का पेपर। इसमें साइकोलॉजी करने वाले हैं और डिटेल से करेंगे, जिससे कि आने वाले एस्टेट के पेपर के अंतर्गत आपको कोई दिक्कत ना आए और आपको पता भी चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अगर आपको पता हो, नैतिक विकास का सिद्धांत दो व्यक्तियों का या दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले प्याजे ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत 1965 के अंतर्गत प्याजे के द्वारा क्या है सिद्धांत दिया गया, और उसके बाद 1969 के अंतर्गत कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है पेपर के अंतर्गत कि सबसे पहले सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। अगर दोनों ऑप्शन हो तो सबसे पहले तो किसने दिया, प्याजे ने दिया। कब दिया, 1965 के अंतर्गत दिया। उसके बाद कोलबर्ग ने 1969 में दिया। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया या कौन सी थ्योरी दी। वाइगोत्स्की के द्वारा थ्योरी दी गई थी सोशल कल्चरल थ्योरी। इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, सोशल कल्चरल थ्योरी दी गई। फ्राइड को किसका संस्थापक कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक का संस्थापक फ्राइड को कहा जाता है, अगर आपको पता भी होगा। ठीक है, तो मनोविश्लेषण का संस्थापक फ्राइड को कहा जाता है। बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी, बंडूरा के द्वारा दी गई थी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई थी थ्योरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शन किए। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसका हो जाएगा, प्याजे का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। देखिए भाई, जो प्रतिक्रियाएं विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं प्याजे के द्वारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्थाएं 4 बताई गई हैं। कौन कौन सी, एक संवेदीयात्मक, एक पूर्व संक्रियात्मक, एक मूर्त संक्रियात्मक, एक औपचारिक संक्रियात्मक। अब संवेदीयात्मक गामक अवस्था को 0 से लेकर 2 अवस्था के अंतर्गत क्या है बांटा गया है, 0 से लेकर 2 साल तक। अब इसको अलग अलग भागों में किया है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने कौन सी बताई, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर 2 साल। तो इसके अंतर्गत अलग अलग अवस्थाएं हमने बांटने का कार्य किया गया है। ठीक है, विकास की कौन कौन सी, सबसे पहली आती है भाई 0 से लेकर, जन्म से लेकर 30 डेज तक। कौन सी अवस्था होती है, सहज क्रियाओं की अवस्था। देखिए, संवेदी गामक के अंतर्गत ये 6 अवस्थाएं बताई गई। सबसे पहली बताई गई जन्म से लेकर 30 दिन तक, जिसको हम सहज क्रियाओं की अवस्था बोलते हैं। इसमें बच्चा इनमें वस्तुओं को लेकर, मुंह में लेकर कुछ चूसने का प्रयास करता है, या सबसे अधिक प्रबल क्या है, इसी के अंतर्गत आती है। नंबर 2 आती हैं 1 माह से लेकर 4 माह तक, जिसको हम प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, कुछ सीमा तक लिमिट होती है कुछ क्रियाएं, जिसमें क्या है, जो चीज़ें दोहराई जाती हैं। ठीक है, फिर आती है नंबर 3 पर 4 माह से 6 माह तक गौणवर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें बच्चा वस्तु को स्पर्श करना या इधर उधर की अनुक्रियाएं करना सीख जाता है। फिर आती है 8 माह से लेकर 12 माह तक, जिसको हम गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था बोलते हैं। इसमें इस अवस्था में शिशु जो होता है उद्देश्य हो गया या उसको प्राप्त करने के साधन में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस करना शुरू कर देता है या अंतर करना क्या है शुरू कर देता है। फिर आती है 12 माह से 18 माह तक अवस्था, जो आपके पेपर में पूछी गई है, जिसको हम बोलते हैं तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें बच्चा वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है या जानता है। फिर आती है हमारी 18 माह या 24 माह तक की, 18 माह से लेकर 24 माह तक अवस्था, जिसको बोलते हैं मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इस अवस्था में जो देखी हुई वस्तु हैं, उनको जब वो वस्तुएं नहीं होती हैं उसके सामने या अनुपस्थित होती हैं,
तब उनके अस्तित्व के बारे में समझने की कोशिश करता है या नई खोज करने की कोशिश करता है, तो वो मानसिक संयोग द्वारा अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से संवेदी गामक की 0 से लेकर 2 साल की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी गामक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपके पेपर में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था? तृतीय चक्रीय अवस्था। ठीक है, तृतीय चक्रीय अवस्था कब से कब तक मानी गई है? 12 माह से लेकर 18 माह तक मानी गई है, और संवेदी गामक का 0 से 2 साल तक इसके अंतर्गत सभी बांटी गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक आयामी होता है। ठीक है, इसकी संचयी प्रवृत्ति नहीं होती है, ये गलत है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, तो राइट हो जाएगा। तो इसका रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। देखिए, उत्क्रमणीय योग्यता का मतलब क्या है? रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी के अंतर्गत देखिए 2 चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आप सभी को पता है, प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी गामक बताई, पूर्व संक्रियात्मक बताई, मूर्त संक्रियात्मक बताई, और फिर हमको क्या है? औपचारिक बताई। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर के अंतर्गत, यहां पर तो इसने क्या पूछ लिया? उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है? 2 पॉइंट यहां पर इंपोर्टेंट होते हैं। एक होता है संरक्षण की योग्यता का अभाव, और एक होता है उत्क्रमणशीलता। देखिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, उत्क्रमणशीलता, और एक होता है संरक्षण की योग्यता। उत्क्रमणशीलता मैंने बताया रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, और संरक्षण की योग्यता, इसमें लंबाई, चौड़ाई, मापन, इन सभी की समझ किसके अंतर्गत पाई जाती है? ये पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। किस में पाई जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। अगर आपसे पूछता उत्क्रमणशीलता योग्यता का अभाव किसके अंतर्गत पाया जाता है, अभाव यहां पर लिख देता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन है, कई बार पेपर में दे भी देगा, उत्क्रमणशीलता या रिवर्सिबिलिटी या संरक्षण की योग्यता का अभाव कहां पर देखने को मिलता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। पर ये पाई कहां पर जाती हैं? पाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो कि 7 से लेकर 11 साल तक की अवस्था इसको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसमें अवस्था विकसित होती है तो बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना कीजिए। देखिए, निकटता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? देखो, मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफा ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का हिस्सा भी मानते हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्दीमर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोहलर और कोफा, इन तीनों के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, निकटता का सिद्धांत। ठीक है, क्लियर। निकटता का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ डिजाइन इस्तेमाल किया जाता है, और इस इस्तेमाल में क्या होता है, जैसे वेब डिजाइन हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, या उत्पाद डिजाइन, इसके अंतर्गत क्या है, इसमें किया जाता है। इससे जानकारी को व्यवस्थित करने में क्या होता है? मदद मिलती है, और दर्शकों के लिए क्या है? सूचना हिस्से की पहचानना जो होती है, जो सूचना उन हिस्सों की, भाई हमारे ये लायक सूचना जरूरी है या हमारे लिए ये अच्छी है, तो वो अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इसलिए इसमें डिजाइन का क्या है? किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? ठीक है, तो इसने क्या बोला? मनोवैज्ञानिक। किसका अध्ययन? तो ये आता है हमारा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? देखिए, 1800
1879 में 1879 के अंतर्गत जर्मनी में एक जगह थी लिपजिंग। जर्मनी में लिपजिंग में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की गई थी कौन सी, किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा। तो इसने बोला प्रथम प्रयोगशाला, तो विलियम वुंट जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कब, 1879 में, कहां पर? लिपजिंग में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? अभी मैंने प्याजे की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्था बताई थी? संवेदीगामक अवस्था बताई थी, ठीक है। दूसरी मैंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। तीसरी मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। और चौथी मैंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, जिसको हम फॉर्मल बोलते हैं। तो मूर्त भी है, पूर्व भी है, संवेदीगामक भी है, गुप्तावस्था क्या है? रोंग हो जाएगा। तो ये अवस्था प्याजे की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई। फिर है नेक्स्ट, काल्पनिक दर्शक किस अवस्था से संबंधित हैं? ठीक है, क्या बताया? काल्पनिक। काल्पनिक चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? मतलब कि कल्पना करना किसी भी चीज की। अडल्टहुड के अंतर्गत क्या है? कल्पना करना शुरू कर देता है। वयस्क अवस्था के अंतर्गत क्या है? कल्पना करना शुरू कर देता है या सोचना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है। ठीक है भाई, यह निम्नलिखित में से किस विशेषता की तरफ इशारा करता है? आप सभी को पता होगा प्याजे ने कुछ अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, प्याजे के द्वारा कुछ अवस्थाएं बताई गई थी। तो उसमें बच्चा क्या बोलता है कि चांद हंस रहा है। देखिए प्याजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई। एक तो संवेदीगामक जो कि 0 से लेकर 2 साल तक थी। एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था बताई गई 2 साल से लेकर 7 साल तक। ठीक है, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। 2 कौन कौन सी थी? एक तो थी प्राक और दूसरी थी हमारी अंतः। ठीक है, तो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो थी ये 2 से 4 साल थी और अंत प्रागात्मक अवस्था जो थी ये 4 से लेकर 7 साल तक थी। ठीक है, प्राक के अंतर्गत हमको देखने को मिला, एक तो हमको देखने को मिला प्राक के अंतर्गत अहम केंद्रित भाव। अहम केंद्रित भाव क्या होता है? जिसको हम 3 माउंटेन प्रॉब्लम इगोसेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमको अहम भाव बोला गया। दूसरा अहम भाव क्या होता है? अहम भाव में जैसे बच्चे को क्या लगता है कि चंद्रमा मेरे पीछे चल रहा है। जैसे कि आप चलते हो ना, तो बच्चे को क्या लगेगा कि चंद्रमा भी मेरे साथ चल रहा है। जब मैं रुक जाता हूं तो चंद्रमा भी रुक जाता है। तो ये अहम भाव होता है और ये किसके अंतर्गत होता है? पूर्व संक्रियात्मक की प्राक क्या है? प्राक के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो उसको बच्चों को यहां पर ये लगेगा। फिर होता है एनिमिज्म, जिसको हम बोलते हैं सजीववाद। इसमें क्या होगा कि जो भी गतिशील वस्तु होगी वो सभी सजीव लगेंगी बच्चे को, या फिर जितनी भी बौद्धिक घटनाएं होंगी वो सभी सजीव लगेंगी बच्चे को। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक और आती है केंद्रीकरण प्रवृत्ति। इसमें क्या करता है बच्चा जो होता है वो वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान देता है, जो उसका दूसरा पक्ष होता है ना उसकी तरफ क्या है? ध्यान नहीं देता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा गोलियां बना देता है इस प्रकार की, एक लाइन में मान के चलिए 9 गोलियां बना दी। ठीक है, और कई बार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोलियां बना दी, और मैं अभी इन्हीं गोलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना दूं, तो बच्चा इसमें दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं देगा। अगर बच्चे से इसमें ये पूछा जाए कि बताइए
कौन सी गोलियां या कौन सी लाइन की गोलियां सबसे ज़्यादा, तो बच्चा सबसे पहले पहली पर ही लगा देगा। बच्चे ने बस ये देखा कि पहली लाइन लंबी है तो इस यही ज़्यादा है, तो उसने दूसरे पक्ष को नहीं देखा, क्योंकि दूसरी भी अगर देखेगा तो दूसरे में भी सेम टू सेम 9 ही गोलियां हैं या 9 ही बिंदु बनाए गए हैं, तो इसमें दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया एनिमिज्म जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लगता है, जितनी भी गतिशील वस्तुएं हैं वो सभी सजीव लगेंगी उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एनिमिज्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें आपको डिटेल से बताने की कोशिश भी करी और आपको समझ में भी आ गया हो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन है क्या, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई थी, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे कौन, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी गई। कब, 1938 के अंतर्गत ये थ्योरी दी गई। इसने किस किस पर प्रयोग किया था, इसने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पर, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, इस थ्योरी को हम, या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं, या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसको आरएस थ्योरी या फिर अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार पूछ सकता है पेपर के अंतर्गत, किसको आरएस थ्योरी या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहा जाता है, तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी को ही क्या है, या क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को ही ये थ्योरी का नाम दिया गया है। स्किनर क्या बोलता है, स्किनर के बोलता है कि भाई जो बच्चा होता है, या फिर स्किनर के मुताबिक पुरस्कार हुआ या दंड हुआ किसी व्यक्ति के विकास को क्या है, आकार देता है। हम किसी को दंड देते हैं या पुरस्कार देते हैं, वह क्या है, किसी व्यक्ति का जो विकास हो रहा है उस पर क्या करेगा, वह उसको आकार देने का कार्य करेगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्बलन और दंड को दो मुख्य उपकरण माने गए हैं। ठीक है, दो उपकरण माने, कौन कौन से, एक तो पुनर्बलन माना, रेनफोर्समेंट, और एक हमारा माना दंड। तो इस प्रकार से दो माने गए हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। मैंने बताया कि जो हम पुरस्कार दे रहे हैं, स्किनर ने क्या बोला कि कोई इनाम दे रहे हैं या फिर कोई हम दंड दे रहे हैं, वह उसके आकार को देने का क्या है, कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो पर हम फोकस करता है, एक तो पुनर्बलन पर फोकस करता है और एक दंड पर फोकस करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाए। देखिए और ऑप्शन भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, ये उसने कहीं भी नहीं बोला ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है, नहीं, उसने क्या बोला है, दंड और पुरस्कार, दंड देना या पुरस्कार देना उसको आकार का कार्य करता है। आकार का कार्य करने का मतलब क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को दंड दोगे तो वह उसको नेगेटिव इफेक्ट करेगा। ठीक है, वो नेगेटिव की तरफ ही लेके जाएगा। अगर आप किसी को पुरस्कार देने का कार्य करोगे, उत्साहित करने का कार्य करोगे, प्रोत्साहन देने का कार्य करोगे, तो वह पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दंड एक नकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पुनर्बलन जो है वह उसको नेगेटिव ही आकार देने का कार्य करता है या उसकी तरफ बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा, कई बार आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। देखिए, बालक अंतर्बोध परीक्षण बोला है इसने, कहने का मतलब है कैट को, आपने पढ़ा भी होगा CAT, कैट को। देखिए, कैट को लियोपोल्ड बेलक और सोमना सोरल बेलक के द्वारा क्या है, साल 1949 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, इस पर परीक्षण विकसित किया गया था। और इसके अंतर्गत अगर मैं आपको बात बताना चाहूं, किसके द्वारा मैंने बताया, लियोपोल्ड बेलक और कौन था, सोमना सोरल बेलक। ठीक है, कब किया गया था ये, 1949 के अंतर्गत। इसमें मैं बताऊं आपको, इसके अंतर्गत 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए ये परीक्षण किया गया था। कितने साल तक, 3 साल से लेके 10 साल के बच्चों के लिए परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत क्या किया गया, जो बच्चे हैं उनको चित्रित कार्ड दिखाए गए थे। क्या किया गया था इसमें, इस परीक्षण में चित्रित कार्ड दिखाए गए थे। तो इस परीक्षण के अंतर्गत बच्चों को चित्रित कार्ड दिखाए गए थे और उन कार्डों के आधार पर ही या फिर इस परीक्षण के आधार पर ही बच्चों का जो अवलोकन शक्ति है या विचारों के स्वरूप हैं या फिर व्यक्तित्व के कुछ आयाम हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, या फिर उनका पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलक हो जाएगा। 1949 के अंतर्गत लियोपोल्ड बेलक और सोमना सोरल बेलक के द्वारा कैट को क्या है, विकसित किया गया। ये कितने साल के बच्चों का है, कई बार ये भी पूछ सकता है। ये 3 से लेकर 10 साल के बच्चों के इस परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या दिखाया जाता है, इस परीक्षण के अंतर्गत चित्रित कार्ड दिखाए जाते हैं। और ये किस प्रकार का परीक्षण है, अगर आपसे ये भी पूछें तो ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि जो मैकलैंड थे उनके द्वारा उपलब्धि परीक्षण अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया गया था। उसने क्या बोला था, इसने इसको क्या बोला था कि 3 नीड्स थ्योरी बोला था। क्या बोला था, 3 नीड्स थ्योरी। ठीक है, इस 3 नीड्स थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, ठीक है, शक्ति की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, और नंबर 3 पर आता है संबंधता की आवश्यकता तो इसलिए इस परीक्षण को मैकलैंड ने क्या बोला था, 3 नीड्स थ्योरी बोला था। कई बार आपसे पूछ भी सकता है 3 नीड्स थ्योरी किसको बोला जाता है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकलैंड के द्वारा बोला गया था। और इसमें उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, समता की आवश्यकता, ये तीनों चीजें क्या है, ये 3 नीड्स थ्योरी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि संकलन संप्रत्यय आधारित है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपसे। हमने ऑपरेटिंग ये थ्योरी की थी, पीछे पढ़ा भी था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अंतर्गत हमने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जो उद्दीपक होते हैं ना, वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन किस पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप सभी को पता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत की बात करें हम, देखिए 2 चीजें होती हैं।
एक तो आता है जो इस क्वेश्चन में दे दिया त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? जो त्रिआयामी सिद्धांत है, तो इसमें पहला तत्व संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और नंबर 3 आता है उत्पादन। ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा यह दिया गया था। जेपी गिलफोर्ड ने 1967 के अंतर्गत, कब? 1967 में गिलफोर्ड ने डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। किसके आकार का? डिब्बे के आकार का। डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस जिसे क्या बोल दिया गया? बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना जाता है, या फिर बुद्धि संरचना मॉडल कहा जाने लगा। तो बुद्धि संरचना मॉडल कहा जाने लगा। तो आपसे पेपर में पूछ भी सकता है कि डिब्बे के आकार का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इसको क्या बोला जाता है? बुद्धि संरचना मॉडल भी बोला जाता है। अगर आपसे यहीं पर पूछता, मान के चलिए आपसे त्रितत्व पूछता, ये त्रिआयामी तो किससे हो जाएगा? जेपी गिलफोर्ड से हो जाएगा। अगर त्रितत्व पूछता तो स्पीयरमैन से हो जाएगा। त्रितत्व, ठीक है, और त्रिआयामी, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पुनर्बलन की अनुसूची कौन सी नहीं है? ये टॉपिक है अपना शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो मैं लिख सकता हूं शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है भाई, तो इसके अंतर्गत देखिए, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप एक शेड्यूल तैयार करते हो कि आपने कब रेनफोर्समेंट देना है या कब नहीं देना है। तो आपने एक शेड्यूल बना लिया कि भाई मैं तब क्या है रेनफोर्समेंट दूंगा या तब नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब कि तब पुनर्बलन दिया जाएगा मेरे द्वारा या नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से पुनर्बलन की अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 2 प्रकार की अनुसूची होती हैं पुनर्बलन की। कौन कौन सी? एक तो होती है कंटिन्यूअस, ठीक है, और एक होती है पार्शियल। मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं कि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, और फोन में लिख रहा हूं, राइटिंग का ध्यान मत देना। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है और पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रत्येक अनुक्रिया सही की आपने, फिर आपने रेनफोर्समेंट दिया। मान ले आपने कोई भी अनुक्रिया अच्छी की, गुड की, तो आपने उसके बाद रेनफोर्समेंट दिया। फिर आपने क्या है, किसी ने अच्छी क्या कहते हैं प्रतिक्रिया की या सही की, तो फिर रेनफोर्समेंट दिया। तो कहने का मतलब क्या है? हर प्रत्येक या फिर हर सही अनुक्रिया के बाद आप रेनफोर्समेंट देते जा रहे हो, तो वह कहलाती है कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। पार्शियल के अंतर्गत क्या है कि आपका मन है, आपका मन हुआ, मान के चलिए इसने सही की तो आप ना भी दे रहे, फिर क्या है आप उसने सही की नहीं दिया, फिर सही की दे दिया। तो कहने का मतलब है पार्शियल के अंतर्गत क्या होते हैं, वो आप कभी दे देते हैं उसको और कभी नहीं देते हैं। और कंटिन्यूअस में क्या होगा? हर प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद आप रेनफोर्समेंट दे रहे हो, और पार्शियल में आप कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो, तो हर प्रत्येक के बाद नहीं दे रहे हो। इसी प्रकार कंटिन्यूअस तो यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर पार्शियल को क्या है 2 भागों में फिर बांटा जाता है। पार्शियल को कितने भागों में बांटा जाता है? एक आता है रेसो रेनफोर्समेंट, और एक होता है हमारा नंबर 2 पर, यह आता है हमारा इंटरवल। रेसो के अंतर्गत क्या होता है कि आपने एक अनुपात तैयार कर लिया, आपने एक रेसो बना लिया कि भाई फिक्स कर लिया कि इतने अनुपात के बाद मैं क्या है रेनफोर्समेंट दूंगा। मान लीजिए आपने किसी बच्चे का तैयार कर लिया कि जब इसका रेसो 10 में से 5 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा, तो मैं इसको रेनफोर्समेंट दूंगा। तो इसके अंतर्गत पहला आ जाएगा फिक्स्ड रेसो रेनफोर्समेंट, दूसरा आ जाएगा वेरिएबल
रेशो रेनफोर्समेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपने अनुपात तो बना लिया भाई, क्या कहते हैं 0 से 10 तक, पर आपने फिक्स नहीं किया। आप कभी तो 2 के बाद दे रहे हो, कभी 4 के बाद दे रहे हो, कभी 5 के बाद दे रहे हो, कभी 8 के बाद दे रहे हो, तो आपने रेशो फिक्स नहीं किया, तो वह कहलाएगा वेरिएबल रेशो रेनफोर्समेंट। इसी प्रकार से इंटरवल, इंटरवल फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट। फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप एक टाइम, इसके अंतर्गत क्या होगा, आप एक टाइम तैयार करते हो कि भाई वह ठीक करे या गलत करे, मैं हर 2 मिनट के बाद या हर 3 मिनट के बाद मैं रिइंफोर्समेंट दूंगा। ठीक है, तो आपने एक टाइम फिक्स कर लिया। और दूसरा होता है, दूसरा वेरिएबल इंटरवल क्या है, रेनफोर्समेंट। वेरिएबल इंटरवल में क्या है, आप टाइम ने फिक्स नहीं किया, कभी तो आप 5 मिनट के बाद क्या कर रहे हैं, दे रहे हो रेनफोर्समेंट, कभी आप 10 मिनट के बाद दे रहे हो, तो आपने कोई फिक्स नहीं किया, तो ये कहलाता है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। इसमें क्या क्या आया, फिक्स्ड रेशो आया, वेरिएबल रेशो आया, फिक्स्ड इंटरवल आया, वेरिएबल इंटरवल आया। अब हम क्या है ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सा है। इसके अंतर्गत वेरिएबल रेशो हमने पढ़ा, फिक्स्ड इंटरवल पढ़ा हमने, फिक्स्ड रेशो पढ़ा, तो इस सूची के अंतर्गत शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट के अंतर्गत हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने मोटिवेशन नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये पुनर्बलन की जो अनुसूची है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि 4 ही आते हैं, एक तो फिक्स्ड रेशो आता है, एक वेरिएबल रेशो आता है, एक फिक्स्ड इंटरवल आता है और एक वेरिएबल इंटरवल आता है। तो ये 4 ही पढ़ने को मिलते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। वैसे आपको पता भी होगा, जो सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वह उसको क्या बोला जाता है, गेस्टाल्ट क्या है, सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोला जाता है। इस सिद्धांत की जो व्याख्या है किसने की थी, कोहलर ने की थी। कब की थी, अपनी पुस्तक में की थी 1959 में। कौन सी पुस्तक थी उसकी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, किसके, इस सिद्धांत की किसमें की थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की थी कोहलर ने। और कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था, सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था उस पर किया था। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो किसको बोला जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। आपको पता होगा टोटल मूल प्रवृत्ति कितनी है, 14 हैं जो संवेग के अंतर्गत आती हैं। कितनी है, 14 है। ठीक है, तो इसमें पलायन का विपरीत क्या हो जाएगा, पलायन जुड़ा हुआ है किससे, भय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पलायन किससे जुड़ा हुआ है, भय से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार निवृत्ति की बात करूं, निवृत्ति जुड़ा हुआ है घृणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये इसके अंतर्गत 14 दिए गए हैं, तो आप वो पढ़ भी सकते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या, जैसे जिज्ञासा की बात करूं, जिज्ञासा जुड़ा हुआ है आश्चर्य से, आश्चर्य से, तो इसका आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भय पूछा है इसने, भय संवेग किससे जुड़ा हुआ है, पलायन से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मूल प्रवृत्ति टोटल कितनी है संवेग की, 14 है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, मैकडुगल के अनुसार। ये भी पूछ सकता है किसके अनुसार, मैकडुगल के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो इजी है ही, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सही सूत्र है गणना करने का। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू में 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून के उदाहरण बताइए। ठीक है, देखिए 5 सिद्धांत, 5 इसकी प्रणालियां हैं। कितनी प्रणाली हैं, 5 प्रणालियां हैं। कौन कौन सी, इसके उसने पूछा है जो 5 प्रणाली हैं, कितनी प्रणाली बताई मैंने, 5 बताई। इन 5 प्रणालियों में से नियम और कानून किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, नियम और कानून किस के अंतर्गत आता है। देखिए पहली प्रणाली है, यहां पर मैं बात बताऊं आपको, ध्यान से देखना। पहली प्रणाली की बात करूं, माइक्रो सिस्टम। क्या बताया मैंने, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है
कि जो बच्चे का जो तत्कालिक परिवेश होता है ना वो आता है, जैसे कि परिवार हो गया, स्कूल हो गया, साथी हो गए। तो ये सभी परिवार, तत्कालिक परिवेश लिख सकते हो, स्कूल, फ्रेंड, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंतर्गत आएगा। फिर आता है नंबर 2 पर मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में क्या होगा? जो बच्चे के माइक्रो सिस्टम के बीच की जो अंतः क्रियाएं थी ना वो आएंगी। अंतः क्रिया का मतलब क्या है? जैसे परिवार और स्कूल का बीच का जो संबंध हो गया, ठीक है, ये जो अंतः क्रियाएं होगी इन दोनों के बीच का संबंध, ठीक है, जैसे कि स्कूल और स्कूल के जो फ्रेंड हैं उनके बीच का संबंध हो गया। तो इस प्रकार से जो अंतः क्रियाएं होंगी वो मेसो सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है एक नंबर 3 पर आता है एक्सो सिस्टम। नंबर 3 पर क्या आता है मैं बात बताना चाहूँ, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम, और एक्सो सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? एक्सो सिस्टम में आता है बच्चे पर जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, जैसे कि माता पिता का हो गया, सामाजिक संस्थान हो गए, ये सभी एक्सो सिस्टम में आता है। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत जो कल्चरल आ गया या सोसाइटी आ गई वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि रीति रिवाज हो गए, जैसे कानून हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। रीति रिवाज, कानून, कल्चरल या सोसाइटी से संबंधित, ठीक है। और लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है बच्चे के अंतर्गत वो इसके अंतर्गत आएगा, तो वो इसमें आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसने पूछा रूल्स एंड लॉ। तो रूल और लॉ जो कल्चरल था वो किसके अंतर्गत आया था? मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टोटल कितने बताए गए थे? 5 बताए गए थे। माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, तो 5 बताए थे। ठीक है भाई, क्लियर? तो इस प्रकार से आपको पता चल गया। डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार है, आप सभी को भी पता होगा कि अधिगम की अक्षमता जो डिस्कैल्कुलिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? सकारात्मक, देखिए सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। सकारात्मक पुनर्बलन से आप क्या समझते हो कि सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जो भी शब्द हुआ आप उसके अंतर्गत खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे पुनर्बलन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक या सकारात्मक का मतलब क्या है कि किसी स्थिति में होने वाली वे प्रक्रियाएं या वे प्रतिक्रिया जिसकी संभावना बढ़ती है, जैसे कि जैसे कि प्रशंसा करना, जैसे कि पुरस्कार देना, जैसे कि टोकन वगैरह देना, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? सकारात्मक के अंतर्गत आ जाएंगी। और नकारात्मक के अंतर्गत क्या आ जाएंगी? वे प्रतिक्रियाएं जिसमें बच्चे को करने की उत्सुकता ना हो, ठीक है, उसका दोबारा करने का मन ना करे, वो सभी खराब चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? वो नकारात्मक के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, जैसे कि मैंने क्या बोला, इसके अंतर्गत सकारात्मक के अंतर्गत हम किसी भी खराब चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि टॉफी देना, बच्चे ने अच्छा कार्य किया, मैंने टॉफी दे दिया, तो बच्चा फिर दोबारा अच्छा कार्य करेगा या प्रतिक्रिया करेगा टॉफी लेने के लिए। इसीलिए बिस्कुट लेना, जैसे कि बच्चे को मैंने बोला कि भाई आप समय पर आप अपना काम करोगे तो हर बच्चे को एक बिस्कुट मिलेगा, तो बच्चा दोबारा से समय पर करेगा। तो इसलिए ये भी एक सकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। कड़वी दवा, अब बच्चे ने कार्य किया, अब मैं बोलूँगा जो भी बच्चा अच्छे तरीके से काम करेगा या समय पर काम करेगा तो उसको कड़वी दवा दे दी जाएगी। कोई भी बच्चा कड़वी दवा लेना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो वो दोबारा से अच्छा कार्य नहीं करेंगे। और ये वर्ड भी क्या हो गया? खराब वर्ड हो गया। तो ये सकारात्मक नहीं है, क्योंकि दोबारा किसी का मन नहीं करेगा कड़वी दवा पीने का, ठीक है। और सकारात्मक क्या कहता है कि वह चीज़ जिससे दोबारा मन करे या जो चीज़ दोबारा दोहराई जाए उस सकारात्मक आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? ठीक है, क्या बोला? निरीक्षणात्मक का मतलब क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसने दी थी?
अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बताता है वो, सबसे पहले आएगा अटेंशन, ठीक है, फिर क्या आएगा रिटेंशन, रिटेंशन, फिर ये बताता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और लास्ट में आता है मोटिवेशन। ठीक है, तो इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है, और ये किसने दी थी ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ठीक है, क्या बताया मैंने, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा है, इंग्लिश में देखिए आप, इंटेलिजेंस नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, रिटेंशन है। रिटेंशन कौन से नंबर का है, 2 पे है, पहले पे अटेंशन है, पहले पे अटेंशन, दूसरे पे रिटेंशन, नंबर 3 पर रिप्रोडक्शन और नंबर 4 पर मोटिवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई और उसने एक क्रम बनाया। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। मैं ये सबसे पहले क्वेश्चन भी बता चुका हूँ आपको कि भाई सिगमंड फ्राइड जो थे वह मनोविश्लेषणात्मक से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉरल डेवलपमेंट, डिक्शन, ज्ञानात्मक, इन सभी के बारे में मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका था। ये किसके द्वारा, भाई संज्ञानात्मक प्याजे के द्वारा। मोरल डेवलपमेंट तो मैंने बताया ही था, 2 थे, प्याजे के द्वारा और कोलबर्ग के द्वारा, ये दोनों मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी भी बताई थी, सोशल कल्चरल थ्योरी भी बताई थी। भाई सोशल कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, वाइगोत्से के द्वारा। सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो अब तक ये चीज़ें मैं आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे उसने बोला 90 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि बताइए किस प्रकार की आती है। वैसे तो सभी को पता ही होगा, देखिए फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो भी 25 से कम होगा, 25 से कम वाला आएगा किसके अंतर्गत, भाई अति मूर्ख। ठीक है, और 25 से 50 के अंतर्गत आएगा जड़ बुद्धि वाला। ठीक है, और 50 से 70 के बीच आएगा मूढ़ बुद्धि वाला, और भाई 70 से कम आएगा मूर्ख आएगा, या फिर ये बोल सकता हूँ मंद बुद्धि से जो नीचे होंगे वो 70 से कम आएगा। इसी प्रकार 70 से 80 के बीच जो होगा वो हम बोलते हैं सीमा पर। ठीक है, और इसी प्रकार 80 से 90 वाले को बोलते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, और 90 से 110 वाले को बोलते हैं हम एवरेज। ठीक है, या औसत। 90 से 110 पूछा ही है इसने, औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और 110 से लेकर 120 से हो जाएगा सुपीरियर। ठीक है, और 120 से लेकर 140 हो जाएगा अति उत्कृष्ट या वेरी सुपीरियर, और 140 से प्लस हो जाएगा जो आप बोलते हो प्रतिभाशाली। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता है बुद्धि लब्धि का, आप सभी को याद भी होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी जो है इसका एवरेज जो है राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। दृष्टिबाधित मतलब कि जिसकी आंखों में दिक्कत है, वो आंखों से यह देख नहीं सकता है। ठीक है, तो वो चीजें, एक तो आपको सीधी आएगी ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता था, उभरे हुए होते थे, तो दृष्टिबाधित के अंतर्गत ब्रेल लिपि। ठीक है, फिर जो है पाठ रिकॉर्डिंग, किसी भी पाठ का रिकॉर्ड कर लिया, वह सुना सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो वह सुन सकता है। टेलर फ्रेम, टेलर फ्रेम किसके अंतर्गत आएगा, दृष्टिबाधित के अंतर्गत। टेलर फ्रेम क्या होता है, एक स्लेट होती है। इस स्लेट में क्या होता है, ये खूंटे होते हैं एक प्रकार से जो कि उभरे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगर मैं बात बताऊं जियो बोर्ड, जियो बोर्ड भी किसके अंतर्गत आएगा, दृष्टिबाधित के लिए यूज किया जाता है। जियो बोर्ड में क्या होता है, एक आयताकार या फिर चौकोर आकार का क्या होता है, बोर्ड होता है, जिसमें हम एक समान जगह के बाद क्या है कील का प्रयोग करते हैं कि भाई जो कील डाल देते हैं अलग अलग या समान डिस्टेंस के आधार पर, तो क्या कहलाएगा, जियो बोर्ड कहलाएगा। या फिर इसके अंतर्गत स्पर्श करने वाले जितने भी स्पर्शनीय ग्राफिक्स हो गए वो चली जाएंगे, भाई स्पर्श करके बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, टेलर फ्रेम। ठीक है, टेलर फ्रेम मैंने क्या बताया, एक स्लेट होती है जिसके अंतर्गत क्या है खूंटे या प्रारूप होते हैं। तो किससे संबंधित, ये जितने भी मैंने बताए ये सभी किससे संबंधित है, दृष्टि बाधित से संबंधित है। ठीक है भाई, क्लियर। अगला है
नंबर 27, बोबोडोल पर किया किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? जिसको देखो, बोबोडोल, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने प्रयोग किया? ये किया था बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने किया था? बंडूरा ने किया था। बंडूरा ने किया, क्या किया, एक गुड़िया थी, उनके उस पर क्या है प्रयोग किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोबोडोल। ठीक है, क्लियर? तो बोबोडोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? मैंने बताया था जो मॉरल डेवलपमेंट है उसमें 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्थाएं होती हैं। 3 स्तर का कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये इसके 3 स्तर हो गए। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से हो गए? जैसे कि पहला स्तर हो गया प्री कन्वेंशनल, ठीक है, दूसरा स्तर हो गया कन्वेंशनल, तीसरा स्तर हो गया पोस्ट कन्वेंशनल। ये मान गए इसके 3 स्तर। अब हर स्तर के 2 अवस्थाएं हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत पहली अवस्था हो गई आज्ञा और दंड, ठीक है, और दूसरी अवस्था हो गई यांत्रिक सापेक्ष, या फिर हम बोल सकते हैं सरल अहंकार की अवस्था। ठीक है, इसी प्रकार से कन्वेंशनल के अंतर्गत पहली हो गई प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, ठीक है, या दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हम बोल देते हैं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, इसी प्रकार पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पहली हो जाएगी भाई सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं सामाजिक समझौता की अवस्था, और दूसरी हम बोलते हैं आंतरिक विवेक की अवस्था। तो इस प्रकार से जो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का दिया, इसमें 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। तो हमने ये पढ़ने की कोशिश करी, और इसने पूछा क्या है? दंड से बचने के लिए। तो प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत सबसे पहले ही अवस्था आती है आज्ञा और दंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल। तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर प्री कन्वेंशनल। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल इसके राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण फ्राइड क्या कहता है? ठीक है, देखिए, माता के प्रति आकर्षण कहलाता है ओडिपस, मदर के प्रति, ठीक है, और लड़की पिता के प्रति उसका आकर्षण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रा, ठीक है, फादर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रा कहलाएगा। तो इसने माता के प्रति पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिपस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ओडिपस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साइकोलॉजी के आपके पढ़े, और इसमें आप पढ़ोगे ना, आपके काफ़ी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि एस्टेट के अंतर्गत आपको पता है हर बार यही टॉपिक आते हैं, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो ऐसे करोगे आप हर पेपर को, तो बहुत अच्छे से आप कर लोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।